साइंस की भी, एस्ट्रोलॉजी की भी, वास्तु की भी। तो उसके बारे में मैं आपसे आशीष जी जानना चाहूँगी कि कैसे हमारे डे टू डे लाइफ पर असर डालती है और कैसे हमारे डिसीजन मेकिंग पर ये चीज़ असर डालती है एस्ट्रोलॉजी। अब आपकी जो 7 चक्रास हैं बॉडी के, राइट, 7 चक्रास आपको बॉडी की एनर्जी देते हैं दिन भर हील करने के लिए। वही 7 प्लैनेट्स हैं, उसी कलर के हैं। रेनबो का कलर जो है वो भी 7 है, राइट। अब ये एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट। अब आया वास्तु का पार्ट कि आप 8 से 12 घंटे अपने घर पे रहते हैं, राइट। 8 घंटे आप आपके बेड पे रहते हैं, तो जिस टाइप की एनर्जीज आप इंटैक्ट कर रहे हैं रात को सोते समय और जितने टाइम आप घर पे हैं, सेम एनर्जीज आपको फ्लो करती है नेक्स्ट डे काम करने के लिए। अच्छा, राइट। अब एस्ट्रोलॉजिकल और वास्तु कैसे कनेक्टेड है, विरोधाभास भी है इनके अंदर। एस्ट्रोलॉजी के अंदर आपका प्री डिसाइडेड स्क्रिप्ट है, हाँ, योर कर्माज है, राइट। अब किसी एस्ट्रोलॉजर के आप पास गए, उसने आपको आपके कुछ इवेंट्स बताए कि एक्स इवेंट एक्स टाइम पे घटित होगा। नॉर्मली हम मैरिज की बात करें कि कई बार एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं कि कब हमारे बेटे या बेटी की मैरिज होगी। एस्ट्रोलॉजर ने पर्टिकुलर डेट टाइम आपको निकाल के दिया कि सर्टेन पीरियड के अंदर इसकी मैरिज हो जानी चाहिए, बट वो सर्टेन पीरियड गुजर गया पर मैरिज नहीं हुआ। फिर हम बोलते हैं वो एस्ट्रोलॉजर अच्छा नहीं है यार, उसके प्रिडिक्शंस प्रॉपर नहीं है, ज्ञान कम है उसको। फिर हम दूसरे एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, फिर वो एक्स टाइम आपको बताता है, वो भी दशा महादशा निकल जाती बट इवेंट घटित नहीं होता। तो यहाँ आपकी डेस्टिनी में तो वो चीज़ थी, बट वो चीज़ आपको क्यों नहीं मिली? क्योंकि आप एक खराब वास्तु में रह रहे थे। अच्छा, ये इतना इफेक्टिव है, इतना इफेक्टफुल है। सेम वाया वर्षा दोनों चलते हैं कि आपकी जो डेस्टिनी के अंदर इंस्टाइंट है, जो आपको मिलना चाहिए, जो प्रभु ने लिख के भेजा है आपकी डेस्टिनी के अंदर, और आप नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप एक खराब वास्तु के अंदर हैं, जिसकी वजह से वो आपको चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। डे टू डे बेसिस में मैं किसी को नहीं बोलता कि आप एस्ट्रोलॉजी फॉलो करो, आप वास्तु फॉलो करो, क्योंकि इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि सर्टन टाइम देखा कि अभी राहु काल शुरू हो गया, आप घर से बाहर नहीं जाते। इट इज़ नॉट पॉसिबल फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि पर्टिकुलरली राहु काल से आपकी वर्किंग पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। कोई भी घटना आपकी लाइफ में जो घट रही है, वो पर्टिकुलरली ना तो कोई एक प्लेनेट देता है, ना कोई एक हाउस देता है। इट इज़ वेरी सिंपल कि जैसे आप एक डिश बना रहे हैं, तो कोई एक डिश बनाने के लिए पर्टिकुलरली एक चीज़ से नहीं बनता है। जब तक आप उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं डालते हैं, सर्टेन टाइम नहीं देते हैं, जब तक वो पूरा कंप्लीट होके नहीं आता। वैसे ही एस्ट्रोलॉजिकल में पर्टिकुलरली कोई प्लैनेट अच्छा नहीं है, कोई प्लैनेट खराब नहीं है। मतलब राहु भी आपके लिए अच्छा, राहु भी बहुत अच्छा प्लैनेट है, शनि भी बहुत अच्छा। राहु केतु शनि, ये थोड़ा हम लोग डर जाते हैं इन प्लैनेट से। नहीं, ये मिथ्या, ये एक्चुअली मिथ्या है। या मैं ये बोलूं कि आप भी ब्राह्मण है, मैं भी ब्राह्मण हूं। हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने अपनी याचिका चलाने के लिए इस तारीख के सारे मिथ्ये बना रखे थे। ना राहु खराब है, ना केतु खराब है, ना गुरु अच्छा है, ना गुरु खराब है। हम बोलते हैं गुरु बहुत अच्छा है, या गुरु बहुत अच्छा होने से सब कुछ डेफिनेटली अच्छा होता है। अगर किसी का गुरु बहुत अच्छा और 6th हाउस में जाके बैठ गया ना, तो हेल्थ इश्यूज दे देगा, बहुत सारी हेल्थ मोटापा दे देगा आपको। तो सर्टन प्लेनेट कहाँ बैठा है, किसकी उस पर दृष्टि आ रही है, और वो भी सर्टन कब उसका महादशा या अंतरदशा आ रही, तो उसके इफेक्ट्स आएंगे। ऑल प्लैनेट्स आर गुड। कई एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं 6, 8 और 12 एस्ट्रोलॉजी में ये हाउस के खराब होते हैं, इनकी महादशा या अंतरदशा है तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट देती है। कतई नहीं। जैसे आपके कर्म है, आप सर्टन उस हाउस के कर्म करने लग जाओगे, उस हाउस के एट्रीब्यूट्स फॉलो करोगे, आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा, कहते हैं शनि भी जो है वो कर्म फल ही देते हैं। ये शनि कर्म फल देता है आपको। ये साल भी शायद शनि का ही चल रहा है ना? नहीं, ये मंगल है। न्यूमरोलॉजी के अनुसार ये साल मंगल का। लास्ट ईयर था शनि का 8। शनि के उसमें ये होता है कि शनि रिजल्ट्स डिले में देता है। मतलब आपको पहले पूरा टेस्ट कर लेता है, पूरा टेस्ट करता है, पूरी मेहनत करवाता है, और उसके बाद रिजल्ट देता है। पर जब शनि रिजल्ट देता है ना, तो अमेजिंग वैसा रिजल्ट्स और कोई प्लैनेट्स देता भी नहीं है। उस हाइप पे आपको लेके जाता है वो। तो आशीष जी, मैं जानना चाह रही थी, जैसे अंतरदशा महादशा, क्या डिफरेंस है इनके बीच में? मतलब मैंने तो सिर्फ महादशा ही सुनी है, वो भी शनि की, क्योंकि एक जो जनरल आप जो सुनते हैं, क्योंकि यही एक है जो जिससे लोगों को डर भी शायद लगता है। एक है कि हाँ, शनि की महादशा चल रही है, कुछ टाइम खराब किसी का है तो शनि की महादशा चल रही है। देखिए, महादशा का टेन्योर लंबा होता है, और एस्ट्रोलॉजिकल में जो उसको कैलकुलेट किया जाता है आपकी राशि के अनुसार
कैलकुलेट किया जाता है कि आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में बैठा होता है उस राशि से फिर आपकी महादशा स्टार्ट होना शुरू होती है। ठीक है, अब महादशा हर एक हाउस के अंदर 12 राशियां हैं। 12 राशियों के अकॉर्डिंगली उनका सब लॉर्ड जो है वो किस हाउस में बैठा हुआ है, तो पर्टिकुलर हाउस, पर्टिकुलर ग्रह और राशियां मिलके अपनी महादशा और अंतरदशा के अंदर उनके मेजर लाइफ के इवेंट्स आपको प्रोवाइड करेंगे वो। ओके। पर मेजर इवेंट्स हम लोग जो चेक करते हैं वो अंतरदशा के अंदर चेक करते हैं कि आपकी क्योंकि महादशा का टेन्योर 18 से 20 साल है, कि 7 साल से लेके तो 18 साल तक के टेन्योर्स होते हैं महादशा के, और 3 से 4 महादशा के अंदर लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाता है आज के डेट के अंदर, उससे ज़्यादा नहीं होता किसी का। अब फॉर एग्जांपल मेरी एज 20 साल की है, मतलब इससे ज्यादा तो सिर्फ भीष्म पितामह का ही रहा होगा। हाँ डेफिनेटली हाँ, भीष्म पितामह का रहा होगा, बट उस टाइम क्या एज जो टेन्योर था वो कम से कम 200 साल, 500 साल, 1000 साल था। भीष्म पितामह तो पता नहीं शायद 10 या 20,000 साल उनका जीवन काल रहा होगा, तो उन्होंने कितनी महादशाएं क्रॉस कर ली होंगी आपस में। बट फॉर एग्जांपल एक महादशा से ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर्स जो इवेंट्स को देखते हैं या जो घटित इवेंट्स होते हैं वो अंतरदशा में होते हैं, क्योंकि उनका टेन्योर 2 साल से 3 साल तक के बीच का होता है मैक्सिमम, और सारी घटनाएं अंतरदशा के अंदर ही प्रिडिक्ट की जाती हैं। और शनि ऐसा नहीं है जैसे आप आजकल लोग, मतलब नो डाउट एस्ट्रोलॉजर्स डराते भी हैं, और अगर वो, मैं ऐसा बोलूँगा डराते हैं तो गलत भी नहीं करते हैं, ब्रेड एंड बटर है। बट मैं नहीं डराता फ्रैंकली। मैंने जैसे सुना है कि चढ़ता हुआ शनि है, उतरता हुआ शनि है, तो उतरता हुआ शनि तो पैरों से उतरता है तो बहुत तकलीफ होती है, ये चढ़ते हुए शनि में, तो ये क्या है, मतलब क्या चीज़ है, शनि क्या है? कुछ चीज़ें वेल डिफाइंड है कि आपकी जैसे 7.5 आई और साथ में शनि की अंतरदशा या चल रही है आपकी, तो इवेंट्स आपके लाइफ में घटित होते हैं। चेंज ऑफ प्लेस या चेंज ऑफ जॉब करवाता है सैटर्न। अच्छा। जब आपका 7.5 स्टार्ट होती है, इनिशियल स्टेज में ही करवाता है वो, स्टार्ट होने के 2-3 महीने पहले या 2-3 महीने बाद वो इवेंट्स घटित होता ही होता है। बट ऐसा नहीं हर चीज़ नेगेटिव वे में होती, पॉजिटिव वे में भी काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं। डिपेंड कर रहा है कि आपके नेटल चार्ट, मतलब एट द टाइम ऑफ बर्थ जो आपका हॉरोस्कोप बना है उसमें सैटर्न कहाँ प्लेस है, उस पर कौन दृष्टि दे रहा है, किस हाउस में है वो, बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद कोई प्रिडिक्शन किया जाता है। ठीक है, रैंडम उसमें हो गया, आजकल मिथ हो गया, शनि आ गया तो ख़राब है, या 7.5 आ गई तो वो प्रॉब्लम देगी, बट ऐसा नहीं, हर किसी को 7.5 प्रॉब्लम नहीं देती, और हर किसी का गुरु अच्छा होने पर उसको अच्छे रिजल्ट नहीं देता। शनि कर्म का ही फल देते हैं। शनि कर्म कारक है डेफिनेटली, जैसे कर्म आपके रहेंगे वो 7.5 में वैसे फल आपको मिलेंगे। तो फिलहाल अपने कर्मों पर फोकस करिए। यस डेफिनेटली, से अच्छा फल चाहिए आपको तो। बट ऑब्वियस है, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं जॉब में हूँ, अब मुझे जॉब का रिवॉर्ड कब मिलेगा? जब मेरे 30 दिन कंप्लीट हो जाएंगे तो 1 तारीख को मुझे उस जॉब का रिवॉर्ड सैलरी मिलेगी। तो शनि जब 7.5 आती है तो आपने जो पुराना कर्म कर रखा है, जो आपके कर्माज हैं, उसके रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली वो देगा। अच्छे कर्माज हैं अच्छे देगा, बुरे कर्माज हैं बुरे देगा। अच्छा आशीष जी, मैं एक और हमारे पास एक चीज़ है NLP जी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, आई थिंक यही इसका फुल फॉर्म है। डेफिनेटली। तो ये कैसे वर्क करता है? क्या ये इमोशनल ब्लॉकेजेस को हटाता है या सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क करता है? बिकॉज मेरे को इसका जो नाम मैं सुन रही न्यूरो, तो एक दिमाग में वो बन रहा है कि इट्स समवेयर रिलेटेड टू माइंड। तो ये क्या है और कैसे काम करता है, और इससे कैसे हम अपने आप को हील कर सकते हैं, या इसके बारे में थोड़ा बताइए। डेफिनेटली, जैसे आपने न्यूरो बोला कि माइंड को इंडिकेट करता है, तो बट ऑब्वियसली न्यूरो मतलब हमारा ब्रेन अंदर का, लिंग्विस्टिक मतलब जो लैंग्वेज हम डेली रूटीन में यूज़ कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग, इस लैंग्वेज के थ्रू जो हमारे माइंड में प्रोग्रामिंग हो रही है, दैट इज कॉल्ड न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ओह वाओ, सच अ ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन। मतलब ये तो मैंने कभी इस तरह सोचा ही नहीं, और मुझे लगता है आजकल लोगों की लैंग्वेज ही खराब हुई पड़ी है। उसी का असर दिमाग पे हो रहा है शायद। बट ऑब्वियस है, क्योंकि 7% तो सिर्फ हमारी जो हम कम्युनिकेशन है, हमारे वर्डिंग्स है ना, वो इफ़ेक्ट करते हैं। 33% हमारी टोनेलिटी इफ़ेक्ट करती है, और 55% हमारी जो बॉडी की लैंग्वेज है वो इफ़ेक्ट करती है। अच्छा। आप जो कह रहे हो वो सिर्फ 7% है वर्ड का इफेक्ट किसी के माइंड के ऊपर, इससे ज़्यादा नहीं है।
33% जो उसका टोनलिटी है, किस वे में आपने बोला उसको, ओके, वो कितनी कहते हैं हाई स्पीच पे, कितनी लो, शब्दों के घाव नहीं भरते हैं। यस। तो अब मैंने पूछा हेलो हाउ आर यू, एक कूल एंड काम वे में था। अब मैं एंटर हुआ और मैं आपसे पूछा हेलो हाउ आर यू, तो व्हाट यू फील, क्या अरे पूछ रहे हो हाउ आर यू, पत्थर मार रहे हो, मिलने आए हो या क्या करने आए हो? तो वो टोनलिटी चीज़ों को आपकी चेंज कर देती है। और न्यूरो लिंग्विस्टिक में मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करूँगा कि हम जो बच्चों को, हम जो बोलते हैं ना, संस्कार देते हैं, तो 1 साल से लेके 5 साल के बीच में जो आप बच्चों के साथ बिहेवियर रखते हो, जो उनको समझाते हो, जो उनको पढ़ाते हो, वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न बन जाता है। वही पैटर्न उनको लॉन्ग लाइफ, उनकी डिसीजंस लेने के अंदर, उनकी वर्किंग्स के अंदर बहुत हेल्प करता है। एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसे कोई लैंग्वेज का ज्ञान नहीं होता, जो भाषा आप बोलने लगे, जो भाषा आप बोलने लगते हो वो भाषा वो सुनने लगता है। नॉर्मली हम बोलते हैं ना न्यू बॉर्न बेबी स्माइल कर रहा है, तो इसकी पास्ट लाइफ से जो थिंकिंग्स लेके आया है, जो पैटर्न लेके आया, उससे वो वर्कआउट कर रहा है। बट जो नई पैटर्न आप उसको बोल रहे हो, जो उसको एक्सप्रेस कर रहे हो, फीलिंग्स बता रहे हो, उससे उसका माइंड का पैटर्न डेवलप हो रहा है। तो इसलिए कई बार जो ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, ये हमारे पेरेंट्स के द्वारा ही नेगेटिव अफर्मेशंस दिए जाते हैं अपने बच्चे को, अनजाने में। कोई पेरेंट अपने बच्चों को नेगेटिव अफर्मेशंस नहीं देता। मैं इस पे एक बात शेयर करना चाहूँगी। मतलब मैं बोलती हूँ अपने, मतलब जैसे बड़े लोग जो होते हैं हमारे, मैं कई बार उनको बोलती हूँ यार आप लोगों ने पूरी जनरेशन हमारी ख़राब कर दिया और बल्कि आपकी भी जो है दादी दादाओं ने ख़राब कर दी। बिकॉज मैं बहुत सुनती थी पहले कहीं, जैसे मैं तो एक जॉइंट फैमिली में रही हूँ, तो पहले मैं बहुत सुनती थी कि बहुत से बुजुर्ग ऐसा बोलते थे यार हमने कर लिया तुम क्या ही करोगे। यार आपने तो मैनिफेस्ट कर दिया उस चीज़ को, लिटरली वो लोग नहीं कर पा रहे आज। तो मैं अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको बोलती हूँ कि यार कम से कम बोल अच्छा लो अपने बच्चों से। जैसे जब कोविड आया, उसमें मैंने एक ही चीज़ ऑब्जर्व की थी कोविड में, कि जब लोग अपने जो लव्ड वंस उनकी डेथ हो गई, उनको भी देख नहीं पाए, देखना ही नहीं चाहा, नहीं पाए नहीं, देखना ही नहीं चाहा, हाथ नहीं लगाया। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई श्राप फलित हो जाता है ना, कि जो सालों से बड़े बुजुर्ग बोलते चले आ रहे थे जब मर जाओगे तो कोई पानी पिलाने वाला नहीं मिलेगा, जैसे कोई श्राप फलित हो गया हो। तो मुझे लगता है कि वर्ड्स में बहुत पावर होती है, ये बहुत पावरफुल, मतलब भले ही सालों बाद हुआ, बट ऐसा लगा जैसे कोई श्राप फलित हो गया। कितने लोग ऐसे ही चले गए जिनको सच में कोई पानी पिलाने वाला नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था। तो वर्ड्स में तो पावर, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। क्योंकि डिप्रेशन जो है ना, आज आपने मुझे कुछ बोला तो ऐसा नहीं कि उस वर्ड से मैं डिप्रेशन में चला गया, कहीं ना कहीं वैसे ही इवेंट, वैसे ही वर्ड्स मेरी लाइफ के अंदर बार बार आ रहे थे। पर आपसे मैं बात कर रहा था, आपने मुझे बोला और वो मुझे अचानक ट्रिगर हो गया। क्योंकि इतना सारा जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो एक सॉफ्टवेयर है, बॉडी हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर सारी चीज़ें अपने अंदर इंटैक्ट करते जाता है, जमाते जाता है, जैसे कंप्यूटर के अंदर होता है, बहुत सारी फाइल्स होती है। बट सर्टनली किसी फाइल के ऊपर जाके पर्टिकुलरली आपने एक कोड कोई जाके प्रेस किया तो सारी फाइल्स वो वाली ओपन, डिकोड होके ओपन हो जाती। वैसे ही डिप्रेशन एक दिन की बीमारी नहीं है, बार बार वो इवेंट उसकी लाइफ में घटित हो रहे हैं, और पर्टिकुलरली किसी ने सेम चीज़ बोली और सारे का सारा उसका बैकलॉग आके सामने ट्रिगर आउट हो गया। तो अच्छा, जैसे हम आपने बोला कि 1 साल से 5 साल तक के बच्चों को जो हमने सिखाया वो उनके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाते हैं। यस, डेफिनेटली। लेकिन अभी हम जैसे देखते हैं कि बच्चे जब बड़े होते हैं तो डेफिनेटली वो एक टीनेज आता है, उनका बिहेवियर चेंज होता है, पर फिर भी पता नहीं क्यों मुझे ये ट्रस्ट है कि जो आपने सिखा दिया वो कहीं ना कहीं जब उन पे कोई मुसीबत आएगी, ऐसा कुछ होगा, तो शायद वो उसी पैटर्न से उस लाइफ को डील करेंगे जो आपने बचपन में सिखा दिया। लेकिन अभी पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं, जैसे टीनेज वाले, अभी तो इतना जो है सोशल मीडिया या इतना नेगेटिविटी है आसपास की वो चीज़ें उनको इफेक्ट कर रही हैं। तो क्या NLP इसमें हेल्प करता है? डेफिनेटली करता है, 101% करता है NLP हेल्प। सोचने का तरीका इसमें हम चेंज करवा देते हैं आदमी का, सोचने का, देखने का एक VAK होता है, ऑजोलाइड रिवायरिंग ऑफ माइंड, जो आता है आपके विजुअलाइजेशन, ऑडिटरी और कैनेस्टिक। ये 3 चीज़ें हैं जिससे आपके पूरे के पूरे सोचना समझने के तरीके को हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो उसके दिमाग के सोचने का पैटर्न चेंज करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि
बचपन में बोला जाता है बार बार, जो बच्चों को अफर्मेशंस दी जाती नेगेटिव, तू नहीं कर पाएगा, तेरे से होगा नहीं, या ओवर पॉजिटिव हो कि अरे मत करो गिर जाएगी, लग जाएगी। बट सर्टन जब उसका बच्चा एडल्ट हो जाता है और उसको डिसीजंस लेने का टाइम आता है, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक ही चीज़ आती है, कर पाऊंगा या नहीं। सेल्फ डाउट्स आते हैं, क्योंकि मदर फादर तो बोल ही रहे थे, दादा दादी भी बोल रहे थे। जब वो 8-10 साल का होता है, पढ़ाई रिजल्ट्स में थोड़े से नंबर्स कम आते हैं, फिर मदर फादर नेगेटिव अफर्मेशंस देते हैं। तो जब मेजर डिसीजंस उसको लाइफ के लेना है, तो वो फिर कॉन्फिडेंट नहीं रहता, कर पाऊंगा ही नहीं। पापा तो शुरू से बोलते आ रहे थे, मम्मा तो शुरू से बोलते आ रही थी, लाख उससे सब कुछ आता है, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं है वहाँ पे करने का, इसलिए वो नहीं कर पाए। तो वो कॉन्फिडेंस हमें एनएलपी आपको देता है, एनएलपी आपको विजुअलाइज कराता है। क्या कुछ ऐसी रेमेडीज भी हैं जो हम घर पे या मतलब जैसे आपसे मान लीजिए हमने सीख लिया, या कुछ इस तरीके की चीज़ें जो हम खुद ब खुद कर सकें, मतलब एनएलपी से रिलेटेड ऐसा कोई सॉल्यूशन हो? एंजाइटी से इमीडिएट अगर किसी को बाहर आना है, जैसे कहीं पर अगर कोई इंटरव्यू में पब्लिकली ब्लैंक हो गए हो किसी के कुछ बोलने से, या किसी एग्जामिनेशंस में, या किसी इंटरव्यू। कई बार जिस बच्चा पेपर देख रहा है उसको मान लीजिए नहीं आए 4 क्वेश्चन एंड सडनली शी गॉट ब्लैंक या ही गॉट ब्लैंक, तो कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो जाता है उसका वहाँ पर। जबकि रेमेडी फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड्स के लिए आंखें क्लोज करनी और डीप ब्रेथ करनी है। Right? आप जब आंखें बंद करके डीप ब्रेथ करते हो ना, तो सर्टन जो एक्टिविटी आप कर रहे हो उससे आप कट ऑफ हो जाते हो, और जैसे ही आप कट ऑफ होते हो और वापस आप जब वैसे मोशन में आते हो आंख खोल के, तो आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। नॉर्मली आपको जैसे कभी गुस्सा है किसी के ऊपर, फाइन, और गुस्से में नॉर्मली हम नहीं चाहते हम वो वर्ड्स बोलें, बट एक फ्लो के अंदर निकल जाता। वो जो एक टेक्निक थी, लोग बोलते ना थोड़ा रुको, पॉज लो, और ये पॉज आप कहीं भी ले सकते हो, किसी भी इवेंट के अंदर ले सकते हो जहाँ आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो या ब्लैंक हो रहे हो। 2 मिनट, फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने बैठा हूँ, अभी अपना पॉडकास्ट चल रहा है, और फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए अगर मैं आँख बंद कर रहा हूँ और ब्रेक लिया, तो मैंने जो हमारा कन्वर्सेशन चल रहा था उससे ब्रेक ले लिया। वो ब्रेक लिया तो मेरा पूरा की पूरा फ्लो वो रुक गया जो चल रहा था, और कट ऑफ हुआ, तब मेरे वर्ड्स चेंज हो जाएंगे जो मुझे आपको बोलना है। ये दिखता बड़ा छोटी सी चीज़ है, बट इट्स वेरी इफेक्टिवली फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड में ये चीज़ें काम करती हैं, और इतनी इफेक्टफुल हैं कि आप जो भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या आप अंडर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट आ जाएगा। अच्छा पूनम जी, जैसे आपने बताया आपका यूनिसेक्स सैलून है,